अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है इंजीनियर वसीम और इस वीडियो के अंदर हम देखने जा रहे हैं कैम्ब्रिज आईजीसीएसई का पेपर है फरवरी मार्च का 2026 और पेपर ड्यूरेशन है 2 आवर्स और ये हमारे पास जो वेरिएंट है आईजीसीएसई का इसको 0580 कहते हैं। ठीक है, अच्छा जी। नॉन कैलकुलेटर बेस्ड पेपर है, ठीक है। आपने अपने टूल यूज़ करने हैं, हम डायरेक्ट सवाल क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। ओके, हाँ बस क्वेश्चन नंबर 1 है, वो लिखा हुआ है वर्कआउट। अपने वर्कआउट क्या करना है 0.7 का स्क्वायर। 0.7 का स्क्वायर कैसे वर्कआउट कर सकते हैं? 0.7 मल्टीप्लाई बाय 0.7, क्योंकि ये कैलकुलेटर बेस्ड पेपर नहीं है इसलिए आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 7 7 जा 49, 9 इधर आएगा, 4 कैरी हो जाएगा, 7 0 0, 4 आ जाएगा क्रॉस, यानी कि नेक्स्ट जब स्टेप पे जाते हैं तो आप यहाँ पे 0 लगाते हैं। 7 0 0 0 0 0 0, ठीक है। तो ये आ जाएगा 9, ये आ जाएगा 4 और ये आ जाएगा 0। अब आपने देखना है कि डेसिमल के बाद ना एक डिजिट है यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे भी डेसिमल के बाद एक डिजिट है। तो टोटल डेसिमल के बाद हमारे पास कितने डिजिट्स हो गए? 2 डिजिट्स हो गए। अपने डेसिमल पॉइंट वहां लगाना है जिसके बाद 2 डिजिट्स आने चाहिए, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 0.49। ठीक है, उसके बाद लिखा हुआ है 2 डिवाइडेड बाय 0.04 लिखा हुआ है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि आपने क्या करना है, ये डेसिमल पॉइंट को रिमूव किया। जब डेसिमल पॉइंट को रिमूव करेंगे तो आपके पास ऊपर 2 जीरोस लग जाएंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 200, ठीक है। तो 4 1 ज़र 4, 4 5 ज़र 20 और ये हो जाएगा एक और 0 लग जाएगा, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 50 आ जाएगा। सही है, क्लियर? अच्छा 50, ये रहा 50 आ गया, सही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 2। इसमें दिया हुआ है डायग्राम शोज अ पैरेललोग्राम, कंप्लीट द स्टेटमेंट द पैरेललोग्राम हैज लाइंस ऑफ सिमेट्री और रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर। देखिए पैरेललोग्राम एक ऐसी शेप है जिसकी लाइन ऑफ सिमेट्री बन ही नहीं सकती, क्योंकि ये शेप जो होती है वो टिल्टेड है, ठीक है। ये पैरेलल लाइंस हैं, इसको आप घुमाएंगे, इसके अंदर लाइन ऑफ सिमेट्री बनाने की कोशिश करेंगे तो ये बनेंगे नहीं, इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होती है, ठीक है। और रोटेशनल सिमेट्री जब आप इसको घुमाएंगे, क्योंकि साइड्स पैरेलल हैं, तो ये आपके पास दो दफ़ा जो है वो क्या करेगा, शेप जो है जब आप इसको 180 घुमाएंगे तो आपके पास दोबारा वही ओरिजिनल शेप आ जाएगी, और दोबारा इसको जब 360 घुमाएंगे तो यू विल गेट दोबारा क्या करेंगे, यू विल गेट द शेप अगेन। तो आपको जब 360 घुमा रहे हैं तो उसमें दो दफ़ा जो है वो शेप रिपीट हो रही है, इसको कहते हैं रोटेशनल सिमेट्री। सही है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास है, फ्रॉम द लिस्ट ऑफ नंबर्स राइट डाउन। आपने इन लिस्ट में से क्या राइट डाउन करना है? प्राइम नंबर नॉन राइट डाउन करना है, देखें। अब यहाँ पे उसने सवाल को क्या दिया, दिस इज अ ट्रिक क्वेश्चन, ठीक है। अब वो ट्रिक आपको कर रहा है, ट्रिक आपको ये कर रहा है कि देखें ये -11 है। आप सोच सकते हैं यार 11 भी तो प्राइम नंबर होता है, लेकिन 11 प्राइम नंबर नहीं है। क्यों? क्योंकि नेगेटिव है। नेगेटिव मतलब ये होता है वो प्राइम नहीं होता, प्राइम की डेफिनेशन में ये होता है कि वो पॉजिटिव होना चाहिए। सही है। तो और इसका मतलब है 9 प्राइम नंबर नहीं है, 15 भी नहीं है, 27 भी नहीं है, 50 भी नहीं है, तो ऑब्वियसली मेरे पास जो प्राइम नंबर आ गया वो आ गया 83 आ गया। सही है। उसके बाद कह रहे हैं क्यूब नंबर होना चाहिए। क्यूब नंबर हमारे पास क्या लिखा हुआ है, ये फिगर में लिखा हुआ है 3 का क्यूब क्या होता है? 27 होता है, ठीक है। फिर कह रहे हैं 2 नंबर्स बताएं जिनका प्रोडक्ट जो है वो 550 है, ठीक है। 550 क्या है? पॉजिटिव है। आप देखें 83 है, 50 है, 50 को मल्टीप्लाई करें 11 से, 11 11 यहाँ पर है तो ये -11 है, ये -11 और तो ये -50 भी तो गिवन है। तो बेसिकली आप -50 को जब -11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? आपको मिल जाएगा 550 होंगे। माइनस और माइनस को जब मल्टीप्लाई करें तो वो पॉजिटिव आता है, और 11 को 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 550 आ जाएगा। सही है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर इसका पार्ट बी देख रहे हैं। रिशवन राइट्स ईच ऑफ दीज नंबर्स ऑन अ कार्ड। रिशन पिक्स अ कार्ड एट रैंडम एंड रिप्लेसेस इट, ठीक है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ही पिक्स अ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर इसमें से हमारे पास टोटल कार्ड्स कितने, काउंटिंग कर ले, वो काउंटिंग करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 तो टोटल होता है वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा। उसके बाद इसने नेचुरल नंबर पिक किए, तो पॉजिटिव नंबर्स नेगेटिव नंबर्स को छोड़ के जो बाकी नंबर्स बच गए वो हमारे पास क्या आ गया? नेचुरल नंबर आ गया। सही। ही रिपीट्स दिस 140 टाइम्स। 140 टाइम्स इस एक्सपेरिमेंट को उसने किए। फाइंड द एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ टाइम्स दैट रिश्वन पिक्स अ नेचुरल नंबर। वो नेचुरल नंबर पिक करने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 5/7 तो है, ये हमारे पास ऊपर वाला आंसर नीचे आ जाएगा, और इसको हमने क्योंकि 140 टाइम्स किया तो उसको 140 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14 और ये 0 आ जाएगा, 5 2 ज़ा 100। इसका मतलब ये हुआ कि जब 140 टाइम्स किया तो उसमें से 100 टाइम्स क्या हुआ कि 100 टाइम्स हमारे पास नेचुरल नंबर अपीयर हो रहा है, ठीक है।
अच्छा जी, उसके बाद क्या है, सिंप्लीफाई करना है आपने इसको। सिंप्लीफाई करते वक्त आपको याद होना चाहिए बेसिक रूल, पहले मल्टीप्लाई होता है और फिर प्लस होता है। मल्टीप्लाई और प्लस चीज़ का मतलब ये बॉडमास रूल यूज़ करते हैं हम, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 2 को ए से मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आएगा, 2a स्क्वायर आ जाएगा और प्लस 3a आ जाएगा। बस, क्योंकि इसको आगे सिंप्लीफाई नहीं कर सकते इसलिए मेरा यही आंसर होगा, ठीक है। इसको आगे सिंप्लीफाई नहीं कर सकते हैं, सही है। क्वेश्चन नंबर 4 डन। नाउ क्वेश्चन नंबर 5। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर हमारे पास है, थिएटर है 3 टाइप्स ऑफ सीटिंग। हमारे पास स्टॉल्स लगे हुए हैं, सर्कल है या प्राइवेट बॉक्स है, ठीक है। उसके बाद द कॉस्ट ऑफ ईच टाइप ऑफ सीटिंग इज शोन इन द टेबल। स्टॉल्स की कॉस्ट लिखी हुई है, सर्कल की लिखी हुई है, प्राइवेट बॉक्स की लिखी हुई है। फाइंड द रेशियो ऑफ द कॉस्ट ऑफ स्टॉल्स, सर्कल्स और प्राइवेट बॉक्स की अपने कॉस्ट निकालनी है इन द सिंपल रेशियो। बहुत आसान सा सवाल है, 30:24:72 है, ठीक है। किसके टेबल में आएगा, 2 के टेबल में आता है, 2 15 जार, 2 12 जार, 2 36 जार। 3 के टेबल में आता है, 3 5 जार 15, 3 4 जार 12, 3 12 जार 36। तो 5:4:12 मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ है, अरशद बाइज टिकट्स फॉर द थिएटर ऑन अ वेबसाइट। द वेबसाइट चार्जेस अ फी ऑफ 5% ऑफ द कॉस्ट ऑफ ईच टिकट। अरशद बाइज 2 टिकट्स इन द स्टॉल एंड 3 टिकट्स इन द सर्कल। अच्छा, अब इसमें ये है कि टोटल कॉस्ट निकालनी है और इसमें वेबसाइट के भी चार्जेस आ रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अरशद ने 2 टिकट्स लिए, स्टॉल्स के जो कॉस्ट थी वो थी 30, ठीक है। इसने 2 टिकट्स लिए, मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया, सही है। पहले मैं इसका 5% ले लेता हूँ, ठीक है। 5% का मतलब है जो फीस भरनी है, दोनों टिकट्स की फीस पहले मैं निकाल लेता हूँ। 0 0 से कैंसिल हो जाएगा, सही है। 2 1 जार 2, 2 5 जार 10, 5 और 5 कैंसिल हो गए तो 3 बच गया, यानी कि $3 जो है मेरे पास 2 टिकट की रजिस्टर वो है, वेबसाइट के चार्जेस हो गए, सही है। उसके बाद अगली है मेरे पास सर्कल है। सर्कल मेरे पास उसकी प्राइस है 24 और मुझे 3 टिकट्स चाहिए सर्कल के और इसकी पूरी 5% फीस है, सही है। तो 5 1 जार 5, 5 20 जार, ठीक है। 2 10 जार, 2 12 जार और ये भी हो जाएगा, 2 6 जार 12, 2 5 जार 10। तो 6 और 3 क्या हो जाएगा, 18/5, ठीक है। 18/5 को डिवाइड कर लेते हैं, 18 यहाँ आएगा, 5 यहाँ आएगा, 5 3 जार 15, ये आ जाएगा आपके पास 3 आ जाएगा। डेसिमल लगेगा क्योंकि आगे आपके पास 3 बच जाएगा सिर्फ, तो वो यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये माइनस हो जाएगा, ये 3 आ जाएगा। डेसिमल लग जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ 0 आ जाएगा। 5 6 जार 30 होता है, तो 3 और 0 आ जाएगा और ये कैंसिल हो जाएगा। तो इसका मतलब है इसकी कॉस्ट मेरे पास पड़ी है 3.6 पड़ी है, ठीक है। ये तो मैंने वेबसाइट की कॉस्ट निकाल ली। एक की निकाल ली, सर्कल की 3.6 है, तीनों सर्कल्स, तीनों टिकट सर्कल्स की, ठीक है। और ये 2 टिकट स्टॉल्स की, उसकी कॉस्ट निकाली $3 है। अब टोटल कॉस्ट निकालते हैं। 2 टिकट्स हमने स्टॉल्स के खरीदे, ठीक है। तो मेरे पास टोटल कॉस्ट क्या आएगी, 60 आएगी, ठीक है। 60 में मैंने 3 को ऐड कर दिया, 63 हो गया, सही है। अब यहाँ पे सर्कल के कितने हैं, 3 टिकट्स हैं। 3 टिकट सर्कल के कितने हो गए, 24 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना हो गया, 4 3 12, 72 आ जाएगा। और इसकी वेबसाइट के चार्जेस आ जाएंगे 3.6, ठीक है। 72 प्लस 3, 72 में 60 ऐड किया तो कितना आया, 2 और 13 आ गया। ये 3 और 3.6 क्या हो जाएगा, 6.6 हो जाएगा। 132 में 6.6 ऐड करें, 132 में 6 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 138 हो जाएगा। और 0.6 को मैंने ऐड कर दिया। अच्छा, उसके बाद है पार्ट सी। पार्ट सी कहता है, देयर आर 1200 सीट्स इन द स्टॉल्स। स्टॉल्स के अंदर कितनी सीट्स हैं, 1200 है, सही है। वन इवनिंग 5 ऑफ द टिकट्स फॉर सीट्स इन द स्टॉल्स आर सोल्ड, ठीक है। 5 ऑफ द टिकट्स फॉर सीट्स इन द स्टॉल्स आर सोल्ड, ठीक है। 1200 में अगर मैं 5/6 लूंगा तो इसका मतलब ये है 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 200 हो जाएगा। और 5 को 200 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 5 2 ज़ा क्या होता है, 10 होता है और 2 0 लग जाएंगे। तो 1000 सीट्स जो है वो सोल्ड हो जाएंगी उस इवनिंग में। फिर बोल रहा है, ऑन दिस इवनिंग द नंबर ऑफ टिकट्स सोल्ड फॉर सीट्स इज इन द रेशियो स्टॉल्स रेशियो सर्कल, जो वो 10:7 है। उस दिन जो हमारे पास स्टॉल्स थे, ठीक है, उनका रेशो 10 है और सर्कल का 7 है। और उस दिन जो स्टॉल्स का वो है नंबर है, वो है 1000, ठीक है। इसको हम कैसे कर सकते हैं, देखें ये 1000 है
स्टॉल्स के सीट्स हैं, ठीक है, सर्कल के सीट्स कितने x हैं, इसका रेशो है इज इक्वल टू 10:7 कर दें, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 1007 मल्टीप्लाई हो जाएगा इससे, और 10 जो है वो क्रॉस है तो नीचे आ जाएगा, यहाँ पे 10 आ जाएगा, और ये हो जाएगा इज इक्वल टू x, ये 0 0 से कैंसिल हो जाएगा, 7 × 10 इज 700, मेरे पास आंसर आ जाएगा। सिंपल रेशियो का फॉर्मूला लगाया और आंसर निकाला, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है सवाल नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 अ बिट ट्रिकी वन, ठीक है। अब इस क्वेश्चन के अंदर आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, निशा प्लेज बास्केटबॉल, निशा ने बास्केटबॉल प्ले की, ठीक है, बास्केटबॉल प्ले की, और उसका मीन जो है उसकी लास्ट 4 गेम्स का स्कोर आ रहा है, मीन गिवन है, मीडियन गिवन है और रेंज गिवन है। मीन क्योंकि 10 है तो इसका मतलब ये है कि टोटल वैल्यू क्या हो जाएगी, 10 मल्टीप्लाई बाय 4 हो जाएगी, मीन से हमें ये डाटा पता चलता है। उसके बाद आपको निकालना है फाइंड द नंबर ऑफ पॉइंट्स शी स्कोर्ड इन ईच ओवर लास्ट गेम, हर चारों गेम का स्कोर्स बताना है आपने, ठीक है। और लिखा है मिड वैल्यू 13 है, मिड वैल्यू 13 है, इसका मतलब ये है कि अगर मेरे पास 1 2 3 4 है, ठीक है, ये जो दो वैल्यूज हैं इनका मीडियन जो है वो 13 है, तो मैं अगर सपोज इसको भी 13 ले लेता हूँ, इसको भी 13 ले लेता हूँ, ठीक है, ले लिया 13 और 13 ले लिया मैंने, और ताकि 13 + 13 क्या होता है 26, और उसको 2 से डिवाइड करूंगा वो 13 ही आएगा। रेंज क्या है 12 है, 12 है। अच्छा 12 का मतलब अगर इसको भी 13 ले लेता हूँ तो ये हो जाएगा 1, सही है। क्यों, क्योंकि अगर देखें ये 13 आएगा मेरे पास, तो 13 में से मैं अगर 1 को निकालूंगा तो वो मेरे पास आ जाएगा 12। दैट वाज जस्ट एन assumption, पहले हम इसका आंसर को वेरीफाई कर लेते हैं कि ये सही आ रहा है, अगर सही आ रहा है तो ये आंसर होगा, और अगर नहीं आ रहा होगा तो 13 को बढ़ा के 14 करके देंगे, इसको जितना 13 को इंक्रीज करेंगे इतना 1 को भी इंक्रीज करेंगे साथ साथ, ताकि रेंज सेम रहे, ठीक है। अच्छा 13 + 13 + 13, 13 13 13 क्या हो जाएगा 39 हो जाएगा, और एक ऐड करेंगे 40 हो जाएगा। ओ वाह दैट्स ग्रेट, 40, इसका मतलब है ये जो मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, यहाँ फाइनल आंसर भी यही है। उसने पहली गेम में 1 स्कोर किया और अगले तीनों गेम्स में उसने 13 13 13 ही स्कोर किया, ठीक है। फर्स्ट गेम में शी स्कोर्ड 1, एंड इन द अदर 3 गेम्स शी स्कोर्ड 13 13 एंड 13। इट्स जस्ट कि आपने क्वेश्चन को ये रिप्रेजेंट किया, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है आगे, क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा हुआ है लाइन एल हैज इक्वेशन y इज इक्वल टू 2, लाइन एल की जो इक्वेशन है वो है y इज इक्वल टू 2, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, सही है। अब देखें लाइन की इक्वेशन दी हुई है y इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 2 का मतलब ये होता है कि अगर ये x एक्सिस है तो y इज इक्वल टू 2 का मतलब ये लाइन है, सही है, ये वो लाइन है y इज इक्वल टू 2 की। अब परपेंडिकुलर लाइन अगर अपना ड्रॉ करें तो परपेंडिकुलर लाइन तो यूं होती है, ऐसे होती है, सही है, ऐसे लाइन होती है। अब वो लाइन जो परपेंडिकुलर है तो ऑब्वियसली वो क्या होगा, वो x इज इक्वल टू कुछ होगा। अब उसकी वैल्यू क्या होगी, वो x इज इक्वल टू क्या होगा -1 होगा, क्यों, क्योंकि वो लाइन इस पॉइंट से पास होके जा रही है ना, जब वो लाइन इस पॉइंट से पास होके जा रही है तो बेसिकली वो यहाँ से ये लाइन है ये वाली, दिस इज द लाइन जहाँ पे x की वैल्यू क्या है -1 है, ये तो ओरिजिनल है, ये तो 0 है, ठीक है। मेरे पास इक्वेशन भी वही आएगी, सही है, क्योंकि वर्टिकल लाइन होगी वो। रीजन भी बता दी कि y हॉरिजॉन्टल था, y इक्वल टू, इसलिए x इज इक्वल टू -1 वर्टिकल होगा, ठीक है। अच्छा फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट वेयर लाइन L इंटरसेक्ट्स द लाइन दिस, अगर लाइन इसको इंटरसेक्ट करे, लाइन L की इक्वेशन थी y इज इक्वल टू 2 थी, ठीक है, तो यहाँ पे 2 पुट कर देते हैं, 2 इज इक्वल टू 20 - 6x आ जाएगा, ठीक है, तो y का आंसर तो यहीं पे लिख देंगे, y आ जाएगा, बस यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेते हैं। 6x को दूसरी साइड पे लेके चला गया और 2 को दूसरी साइड पे लेके चला गया, तो 6x की वैल्यू आ जाएगी 18 और x की वैल्यू क्या आ जाएगी 18/6, और मेरे पास आंसर आ जाएगा 3 आ जाएगा, सही है। क्वेश्चन नंबर 8 लिखा हुआ है फाइंड द इंटीजर वैल्यूज, ठीक है, इंटीजर वैल्यूज ऑफ x, इंटीजर वैल्यूज होल नंबर में होती हैं, याद रखिएगा, ठीक है। अब ये है -3 है लेकिन x जो है वो इंक्लूडेड है, इसका मतलब है -3 इंक्लूडेड है, -2 भी होगी, -1 भी होगी, 0 भी होगी और 1 भी नहीं होगी, क्यों, क्योंकि ये लिखा हुआ है कि 1 जो है उससे वैल्यू छोटी होनी चाहिए, तो 1 इंक्लूड नहीं होगा, सही है। आपका आंसर आ जाएगा -3 -2 -1 और 0, सही है। अच्छा क्वेश्चन नंबर 9 है,
क्वेश्चन नंबर 9 है, कह रहे हैं वर्क आउट द पेरीमीटर ऑफ द ट्रेपीजियम। अच्छा, पेरीमीटर ट्रेपीजियम का निकालने का जो तरीकेकार है, पेरीमीटर निकालने का तरीका तो वही है, उसमें कोई चेंज थोड़ी है। अच्छा देखें, ये जो लाइन 8 सेंटीमीटर है ये वाली, तो ये जो लाइन है ये वाली, ये भी 8 सेंटीमीटर है, सही है। अगर मैं यहाँ से एक डायगोनल ड्रॉ करता हूँ यूं, सही है, ये, तो अगर ये 8 है, ये 8 जो है ये इस लाइन की लेंथ है, इस वाले की। आपको लग रहा होगा ये आप डायगोनल की लेंथ दे रहे हैं, नहीं डायगोनल की नहीं है बिल्कुल भी। अच्छा 8 और 15 है, तो डायगोनल की लेंथ कैसे निकलेंगे? 15 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर कर दें तो हाइपोटेन्यूज आ जाएगा पाइथागोरस से, सही है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो 15 का स्क्वायर क्या होता है? 225, ये तो याद रखना होगा, और इसका 64 है। पेपर के लिए आपको पहले 20 स्क्वायर्स याद रखने ज़रूरी हैं। 289, ये एच स्क्वायर आ जाएगा, तो एच की वैल्यू क्या हो जाएगी? 17। जब तक आपको स्क्वायर्स याद नहीं होंगे तब तक जिस तरह मैं स्पीड से कर रहा हूँ इस तरह से आप नहीं कर सकेंगे क्वेश्चंस को। ये आ गया आपके पास 17 आ गया, ठीक है, सेंटीमीटर्स में लिख दिया मैंने, ठीक है। अब ये वाली वैल्यू 17 है, ये वाली वैल्यू 8 है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की वैल्यू क्या होगी? यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू, सही है, ये क्या होगी ये मुझे नहीं पता, सही है। तो ये मैं कैसे निकालूंगा? 17 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर, क्यों? क्योंकि ये परपेंडिकुलर है ना, ये जो वर्टिकल डिस्टेंस है, तो ये कैसे निकलेगा? 17 का स्क्वायर होता है 289, इसमें से 64 निकालूंगा तो ये मेरे पास आ जाएगा 225 आ जाएगा, सही है। और ये आ जाएगा परपेंडिकुलर का स्क्वायर, तो परपेंडिकुलर की जो वैल्यू आ जाएगी इस पर आप अंडर रूट लेंगे तो आपके पास आ जाएगा 15 सेंटीमीटर्स, सही है। क्या आ जाएगा? 15 सेंटीमीटर्स आ जाएगा, ये आ जाएगा 15 सेंटीमीटर। अब यहाँ से अंदर 15 है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना हुआ? ये हो जाएगा 6 सेंटीमीटर, ठीक है। ये 6 है, ये वाली ये यहाँ से लेके यहाँ तक जो थी ये 8 थी, ठीक है। तो ये कितना हो गया? हाइपोटेन्यूज निकालना है, 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, 64 प्लस 36, तो अंडर रूट ऑफ 100 ले लेते हैं, ये एच स्क्वायर आ रहा है, ठीक है, और ये एच है, और ये हो जाएगा 10। बेसिकली वी नीड, वी हैव टू नो द लेंथ ऑफ दिस वन, क्योंकि पैरामीटर इज बेसिकली सम ऑफ ऑल द साइड, ठीक है। तो हमें ऑल द साइड चाहिए थी, तो हमारे पास साइड्स आ गई हैं, 10 आ गया है, 15 आ गया है, फिर 25 प्लस 8, 25 प्लस 8 क्या हो गया? आपका अल्लाह भला करे, 33 प्लस 21, 33 प्लस 21 क्या आएगा भाई? अच्छा मैं करके देता हूँ, 21 प्लस 15 स्टूडेंट्स को 8 प्लस 10, जी मैं ऐड करके दिखा देता हूँ आपको। 8 प्लस 5 13 और 14, 4 इधर आया, 1 कैरी, 2 3 4 5, तो 54 सेंटीमीटर जो है वो मेरे पास आ जाएगा पेरीमीटर, सही है। यहाँ पे आप आंसर लिख देंगे 54, सही है। ओके, उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 10। द बेयरिंग ऑफ ए फ्रॉम बी इज दिस, द बेयरिंग ऑफ बी फ्रॉम ए इज दिस, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। अच्छा पहले मैंने ये एक पॉइंट ए लिया, ये एक पॉइंट ले लिया मैंने बी, ठीक है। अब मैंने लगाया बेयरिंग ऑफ ए फ्रॉम बी, फ्रॉम बी का मतलब है यहाँ से बन रही है बेयरिंग, ये, ठीक है। इसको थोड़ा सा नीचे भी ले लेते हैं, सीधा ले लिया मैंने। अच्छा ये वैल्यू क्या है? यहाँ से लेकर पूरा यहाँ घूमने तक जो मेरे पास वैल्यू आ रही है वो है 2x प्लस 50, सही है। तो कह रहे द बेयरिंग ऑफ बी फ्रॉम ए, फ्रॉम ए का मतलब है यहाँ पे भी आप वही करें काम, ठीक है। यहाँ पे आपने वर्टिकल डिस्टेंस बनाया और बताया कि ये आ गया 60 डिग्री, ठीक है, इसको लेबल भी कर दें। अब एक्स की वैल्यू निकालनी है भाई, ये अगर 60 है, ये वाली 60 है, तो ये क्या हो गया? 120 हो गया, सिंपल। क्योंकि इसका सम जो होता है स्ट्रेट लाइन पे जो ऑपोजिट एंगल्स होते, स्ट्रेट लाइन पे जो एडजेसेंट एंगल्स होते हैं उनका सम 180 होता है, ठीक है। तो टोटल मेरे पास इस पॉइंट से लेके यूं पूरा घूम के यहाँ तक जो है वो 360 है। लिख सकता हूँ 360 डिग्री जो है वो इक्वल है 120 के और 2x प्लस 50 के, ठीक है। इन दोनों को मैं ऐड करता हूँ तो आ जाएगा 170 प्लस 2x, और ये हो जाएगा 360। 360 में से 170 निकाल दें तो ये हो जाएगा 190। इसको 2 से भी डिवाइड कर दें, 2 से डिवाइड कर दें, 2 1 ज़ा 2, 2 9 ज़ा 18, और 10 बचा, 2 5 ज़ा 10, 95 आ जाएगा मेरे पास, ठीक है, 95।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 में हमारे पास है राइट 2 3 0 फिर आगे 3 0 इन स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने का मतलब ये होता है कि आपको ना ऐसे लिखना है, यानी कि डेसिमल पॉइंट जो है ना फर्स्ट डिजिट के बाद आना चाहिए। सही है, तो इसका मतलब डेसिमल पॉइंट होता कहाँ है? अब जैसे इसमें नज़र नहीं आया तो यहाँ पर होता है 1 2 3 4 और 5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 5। आपका ये आंसर यहाँ पर आ जाएगा 2.3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 5 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हम 4.2 10 पावर 32 है, ये है 10 की पावर 31 है। ठीक है, ये मेरे लिए इजी हो जाएगा। इसको मैं अगर मैं एक पॉइंट को आगे लेकर चला जाऊंगा, ठीक है, तो ये पावर कम हो जाएगी। ये हो जाएगा 42 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 31 माइनस। अच्छा, ये करने की वजह ये थी कि क्योंकि मेरे पास ना पावर सेम आ जाए। ठीक है, इस क्वेश्चन को दो तरह से कर सकते थे। एक बड़ी पावर को छोटा बना सकते थे, जो हमने इस उसमें किया। दूसरा ये भी कर सकते थे कि हमारे पास जो ये वैल्यू है, जो ये वाली वैल्यू है, इसकी डेसिमल पावर एक पीछे ले जाते हैं। ठीक है, और इसको 32 कर देते। लेकिन हमने क्या किया, हमने इसको 31 प्रेफर किया। 10 की पावर 31 ये सेम है, तो 42 में से 4.2 कैसे निकालूंगा? 42 और 4.2। देखिए, एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, जब भी आप सब्ट्रैक्शन करते हैं तो डेसिमल जो होता है ना, ये वाला, ये डेसिमल के नीचे ही आता है। इसके आगे 2 आ गया। सही है, अब इसका कुछ भी नहीं है ना, तो 0 लगा दें। माइनस करना है आपने, 10 में से 0 नहीं जा सकता, इसको 1 कर दिया आपने। अब 10 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा? 8 आ जाएगा। अब 1 में से 4 नहीं जा सकता, इसको 3 कर दिया आपने, इसको 11 कर दिया। 11 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 7 आ जाएगा। ये डेसिमल वहीं रहेगा और 3 एज इट इज़ आ जाएगा। तो इसका मतलब ये आएगा 37.8। ठीक है, लेकिन क्योंकि क्वेश्चन दिया हुआ है हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में, और मैंने आपको पिछले पार्ट में बताया कि स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब ये है कि डेसिमल के फर्स्ट डिजिट के बाद डेसिमल आना चाहिए, तो इसका मतलब डेसिमल यहाँ मूव करेगा। तो इसका आंसर आएगा 3.78 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 32 आएगा। सही है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्कआउट 80 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 50 1/3। सही है, 80 को आप कैसे लिख सकते हैं भाई? 80 को हम लिख सकते हैं आसान लफ्जों में 80 का एलसीएम ले लेते हैं ना, 240 220 210। 10 तक रुक जाते हैं, उसकी वजह ये भी 10 है ना, तो काम बन जाएगा हमारा। ठीक है, तो हमने क्या किया, 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 50। ठीक है, ये जो 2 की पावर 3 ये जो था ना, ये इसकी जगह पे आ गया मेरे पास, ये 80 की जगह पे लिख दिया। 2 की पावर 3 8 मल्टीप्लाई बाय 10 80 हो जाएगा। ये ऐसे ही रहा, ये भी ऐसे ही रहा। ठीक है, अब इसको लिख सकता हूँ 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 1/3, और ये हो जाएगा 10 की पावर, ये 1 है ना, तो ये हो जाएगा 51, और ये हो जाएगा 0.3, तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा। तो मेरे पास आ जाएगा ये 2 मल्टीप्लाई बाय, अब ये क्या है, 3 1 ज़ा 3 3 1 ज़ा 3 21 3 7 ज़ा 21 मल्टीप्लाई 10 पावर 17। सही है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरे पास? नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है मेरे पास कि 13 में क्या लिखा हुआ है, एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर वेयर, उसकी वैल्यू क्या दी हुई है, 40 से 50 तक दी हुई है। ठीक है, 40 से 50 तक का मतलब ये है कि इसकी वैल्यूज हैं 40 नहीं है। ठीक है, 40 नहीं, क्योंकि एक्स की वैल्यू 40 से बड़ी है। तो 41 42 43 44 45 46 47 48 और 49 आएगा। 50 भी नहीं आएगा क्योंकि वैल्यू 50 से छोटी है। तो ये यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ, इक्वल नहीं लिखा हुआ। अब वो कह रहा है स्क्वायर नंबर इसमें से कौन सा है? इसमें से स्क्वायर नंबर सिर्फ एक ही बचता है, वो 49 है। इसके अलावा कोई और स्क्वायर नंबर नहीं है। ऑड नंबर कौन सा? हमारे पास काफ़ी हैं, 41 43 45 47 और 49। ठीक है, मल्टीपल ऑफ 3 इसमें से कौन सा है? मल्टीपल ऑफ 3, देखिए मल्टीपल ऑफ 3 सबसे आसान तरीका उसका पता करने का क्या होता है कि उनका सम कर लें डिजिट्स का। 4 + 1 5 होता है, 5 तो 5 डिवाइड बाई 3 नहीं होता। सही है, 4 + 2 6 होता है, इसका मतलब है ये डिवाइड बाई 3 हो रहा है, तो इसका मतलब है 42 मल्टीपल है 3 का। 4 3 7 4 + 4 8 4 + 5 9, ये हो गया 45 आ गया। ठीक है, फिर 4 + 6 10 11 12 12 भी 3 के टेबल में आता है, ये आ गया इसके भी 3 फैक्टर्स। ठीक है, पी और आर के दरमियान क्या कॉमन है? कुछ भी कॉमन नहीं, खाली आ जाएगा। अब कह रहे पी और क्यू के दरमियान कोई कॉमन है? पी और क्यू के दरमियान 49 कॉमन था। ठीक है, और क्यू और आर के दरमियान कोई कॉमन है? क्यू और आर 49 49। देखें, पी इंटरसेक्शन क्यू इंटरसेक्शन आर का मतलब ये है कि पहले पी की वैल्यू, फिर क्यू की वैल्यू और फिर आर की वैल्यू, इन तीनों में कोई सब में वो कॉमन है। जैसे 49 है, वो तीनों में तो नहीं है। और हमारे पास क्योंकि पी में एक ही एलिमेंट है, इसका मतलब ये है कि बाकी में बेशक कॉमन हो तो वो काउंट नहीं होगा।
तो इसका मतलब है n का मतलब क्या, n को एक मिनट छोड़ देते हैं, p इंटरसेक्शन q इंटरसेक्शन r का जो कॉम्प्लीमेंट है, इसका मतलब ये है कि ये जो हमारे पास सेट है, इसमें से हमने क्या करना है, इसमें से हमने p इंटरसेक्शन q इंटरसेक्शन r को निकालना है, ठीक है। और p इंटरसेक्शन q इंटरसेक्शन r के वो खाली सेट है हमारे पास। तो अब ये जो सेट है ये मेरे पास क्या है, 41 से लेकर ये 49 तक है। इसमें से मैं खाली सेट को निकालूंगा तो कितने एलिमेंट्स बचेंगे, वो कह रहे हैं n का मतलब ये होता है, ये जो n है इसका मतलब है नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, काउंट कर लें। 41 42 43 3 4 5 6 7 8 और नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ गए मेरे पास 9 आ गए, ठीक है। तो सवाल को आपने हर जितना एक्सपेंड करके सवाल को लिख देंगे इतना आपके लिए आसानी हो जाएगी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, सही है। अब हमारे पास क्या आ रहा है, हमारे पास हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 14। और क्वेश्चन नंबर 14 हमारे पास है, द डायग्राम शोज पार्ट ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन। देखिए इसने क्वेश्चन में आपको क्लियर हिंट दिया हुआ है कि ये क्या है, रेगुलर पॉलीगॉन। और रेगुलर पॉलीगॉन का मतलब है ए बी बी सी सी डी डी ए सब सेम है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर ये वाली वैल्यू x है तो ये क्या हो गया, ये भी x हो गया, सही है। उसके बाद कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x, वर्क आउट द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ दिस पॉलीगॉन। पहले x की वैल्यू निकालें फिर नंबर ऑफ साइड्स निकालें। भाई ये x क्या है, हमें ये पता है कि ये वाली वैल्यू क्या होगी। देखें इस साइड यानी कि बी सी का जो एंगल्स का सम है वो किसके इक्वल आएगा, भाई वो किसी के इक्वल नहीं आएगा, सही है। ये टोटल जो वैल्यू है बी, ये जो है ये पूरा जो है ना, ये वाला जो है ये इसके इक्वल आएगा, 135 प्लस एक्स के इक्वल आएगा, सही है। तो हमारे पास अगर हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है, तो कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, हमें पता है कि एक ट्राइंगल है एक्स प्लस एक्स, ये तो सेम ही हो गया, ये वाली साइड और ये वाली साइड सेम है ना, तो ये एंगल एक्स और एक्स सेम हो गए थे। और तीसरा एंगल मेरे पास क्या आ जाएगा, 135 में एक्स को ऐड कर दूंगा, ठीक है। ये किसके इक्वल आ जाएगा, 180 के इक्वल आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 3x की वैल्यू हो जाएगी 180 में से 135 को निकाल दें, ठीक है। तो 3x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 45 हो जाएगी। और x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 45/3 क्या होता है, 15 होता है, सही है। अच्छा, उसके बाद लिखा है वर्क आउट द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ दिस पॉलीगॉन। नंबर ऑफ साइड्स निकालने का जो तरीकेकार है, दैट इज द वे दैट वी आर गोइंग टू फिगर इट आउट द वैल्यू ऑफ द नंबर ऑफ साइड्स। हम इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला यूज़ करते हैं। इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला क्या होता है n-2 मल्टीप्लाई बाय 180 डिवाइडेड बाय n, ठीक है। अब इंटीरियर एंगल की जो वैल्यू है हमारे पास, x की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, 15 आ गई, सही है। तो इंटीरियर एंगल मेरे पास टोटल इंटीरियर एंगल की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंटीरियर एंगल मेरे पास आ जाएगा, इंटीरियर एंगल का मतलब होता है अंदर के एंगल ना, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 130 और 135 प्लस 15, ये हो जाएगा 150 हो जाएगा, सही है। तो ये मेरे पास आ जाएगा 150, सही है, 150 हो जाएगा। ये n ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, n इज इक्वल टू n-2 मल्टीप्लाई बाय 180, सही है। अब इसको सिंप्लीफाई कर लें n की वैल्यू निकालने के लिए, कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, सिंपल मल्टीप्लाई करना और कुछ भी नहीं करना, 150। अच्छा ये ज़ीरो से कैंसिल हो जाएगा, ये भी कर सकते हैं आसानी के लिए अपनी। तो 15 n इज इक्वल टू n-2 इंटू 18, इसको मल्टीप्लाई कर लें, 18n-36 इज इक्वल टू 15n, ठीक है। तो ये हो जाएगा 18n, 15n दूसरी साइड पे चला जाए, 36 को आप इस साइड पे ले जाएं, तो 36 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3n, और n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 36/3, जो कि आ जाएगा आपके पास 12 आ जाएगा, सही है, ठीक है। तो नंबर ऑफ साइड्स क्या आ गई इस पॉलीगॉन की, आ जाएंगी 12, सही है। अच्छा 4 है, 40 लिखा हुआ है। अच्छा 40 को हम क्या लिख सकते हैं, 40 को फिलहाल 40 रहने देते हैं। अच्छा 160 को क्या लिख सकता हूँ, 160 को मैं 4 मल्टीप्लाई बाय 40 लिख सकता हूँ, सही है। इसको क्या लिख दिया, ये हो जाएगा √40, और ये √4 है ना, इसको लिख दिया √4 मल्टीप्लाई बाय √40, सही है। वैसे हम अच्छी बात ये होती है कि आप एलसीएम ले लें, 2 20 2 10 2 5 5 1, सही है। ये तो सेम है ना, ये इसका ये अंडर रूट में आ जाएगा, सही है। तो इसका मतलब ये है कि 40 को मैं लिख सकता हूँ 2 √10, ठीक है। और 4 को मैंने क्या लिख दिया, 2 लिख दिया, और ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में। अच्छा तो ये क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 2 √10 हो जाएगा, सही है। ये दोनों पहले मल्टीप्लाई करना है इनको आपने,
2/10 और 2/10 क्या हो जाएगा 4/10। इसमें ये ऐड कर दें तो आंसर क्या आ जाएगा 6/10 आ जाएगा। सही है। एलसीएम ले लिया करें ताकि आपके लिए ना लाइफ इजी हो जाए। एलसीएम लेने से सवाल बहुत आसान हो जाता है। सही है। ओके, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में हमारे पास क्या है, हमारे पास एक वो दिया हुआ है, सर्कल दिया हुआ है और हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज हैं इसकी, वो हमने सॉल्व करते हैं। अच्छा, अब ए बी सी डी ई कह रहे लाई ऑन अ सर्कल, सेंटर ओ दिया हुआ है और कहा हुआ है ए बी सी डी ई जो है वो सर्कल के ऊपर लाई करते हैं। ठीक है। अच्छा, अब इसमें लिखा हुआ है एफ जी इज अ टेंजेंट टू द सर्कल एट ई। एफ जी एक लाइन है जो कि आप देख सकते हैं, ये एक लाइन है जो कि टेंजेंट है। अच्छा, ओ ई और एफ जी जो हैं ये एक 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। सही, यहाँ से ही बना रहे हैं और यहाँ से ही बना रहे हैं। सही। अच्छा, इसका लिखा है एंगल ए बी ई जो है वो 35 डिग्री है। अब देखें एंगल ए बी ई की वैल्यू 35 डिग्री दी हुई है, ये बेसिकली हमें हेल्प कर रहा है कि हम एक्स की वैल्यू निकालें। देखिए एंगल ए बी ई के लिए एक स्टेटमेंट लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे ताकि आपको ये बात समझ में आए, वो ये कि एंगल जो है, एंगल टू द टेंजेंट, सही है, जो भी एंगल टू द टेंजेंट है और कॉर्ड के दरमियान बन रहा है वो इक्वल है, इज इक्वल टू द एंगल जो कि उसके ऑल्टरनेट सेगमेंट में है। सही है। अब इसका मतलब क्या हुआ, मतलब भी तो समझ में आना जरूरी है। ठीक है। अब इसका मतलब ये हुआ कि ये जो बी एक है इसका जो एंगल बन रहा है ये वाला, ये बेसिकली ये आपका जो बन रहा है ये वाला, ये टेंजेंट है, ये कॉर्ड है, ए ई इज द कॉर्ड बेसिकली। ये एक्स और ये 35 क्या है, इक्वल है, वो ये बोल रहा है। दूसरी बात ये कि आपको नजर आ रहा है यहाँ पे कि बी सी डी ई जो है वो एक क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है। और क्वाड्रिलेटरल जो है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अंदर ऑपोजिट साइड्स जो होती हैं उसका सम 180 होता है। तो ये जो साइड है और ये जो साइड है, तो मैं लिख सकता हूँ 75 प्लस वाई जो है 180 के इक्वल है। और जब वाई की वैल्यू निकालूंगा तो हो जाएगा 180 में से 75 को निकाल दो और आंसर क्या आ जाएगा 105। तो मेरे पास वाई की वैल्यू भी यहाँ से पता चल जाएगी मुझे कि वाई की वैल्यू क्या है मेरे पास 105 डिग्री। ठीक है, 105। अच्छा, उसके बाद कह रहे हैं कंप्लीट द स्टेटमेंट विद द ज्योमेट्रिकल रीजन ऑब्ट्यूस एंगल ईओसी इज इक्वल टू 150 डिग्री। अब वो कह रहे हैं ईओसी पहले देख तो लो कि 150 है या नहीं है। ठीक है भाई, ईओसी कौन सा एंगल है, ईओसी हमारे पास जो है वो ये वाला एंगल है। सही है, ये कह रहा है ये 150 है। भाई ये 150 बिल्कुल है, प्रॉपर्टी है सर्कल की वो ये होती है। वो प्रॉपर्टी क्या होती है, वो प्रॉपर्टी मैं लिख देता हूँ आपको। ये 75 है ना ये वाला एंगल बी पे जो बन रहा है, तो ये इसका डबल होता है। ठीक है। वो प्रॉपर्टी लिख रहा हूँ उसकी रीजन के लिए ताकि आपको वो रीजन याद रहे, वो लिख लें अपने पास। एंगल ऑफ सेंटर इज ट्वाइस एंगल ऑफ सेंटर इज ट्वाइस, किसके ट्वाइस होता है, ट्वाइस द एंगल, ट्वाइस द एंगल व्हेन एंगल इज सबटेंडेड बाय सेम आर्क्स। आर्क सेम होनी चाहिए। सही है, दोबारा एक दफा देख लेते हैं सेम आर्क। सही है, आप देख सकते हैं कि जो एंगल है ये वाला, आर्क सेम ही है। सही है, आर्क आपकी सेम ही है, सेम पॉइंट के ऊपर वो आर्क लग रही है। इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास 75 जो है, 150 जो हुआ वो 75 का डबल हो गया। ठीक है। अच्छा, उसके बाद दिया हुआ है क्वेश्चन पार्ट सी। पार्ट सी में दिया हुआ है द रेडियस ऑफ द सर्कल इज 6 सेंटीमीटर। आपको एरिया ऑफ मेजर सेक्टर निकालना है, ईओसी जो भी आपने निकाला था। ठीक है, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, उसका फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ सेक्टर का 1/2 आर स्क्वायर थीटा। सही है, आर का तो आपको पता ही है क्या है, आर आपको पता है, आर तो 6 है। सही है, अब थीटा निकालना है आपने। और थीटा कैसे निकालेंगे भाई, 150 है ना, उसको पाई बाय 180 में उससे मल्टीप्लाई करें ताकि रेडियन में आ जाए।
0 0 से कैंसिल हो जाएगा, 5 3 ज़र 15, और सॉरी 3 5 ज़र 15 और 3 6 ज़र 18, ये हो जाएगा 5 5/6 मेरे पास आ जाएगा रेडियन में। सही है, इसको हम मल्टीप्लाई कर दें बस, सिंपल। ये वाला 6 एक 6 से कैंसिल हो जाएगा, तो 2 1 ज़र 2, 2 3 ज़र 6, 5 3 ज़र 15 पाई। सही है, तो आंसर मेरे पास क्या आ जाएगा, 15 पाई। यूनिट आगे लिखे हुए तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, 15 पाई आ जाएगा मेरे पास आंसर। सही है, ओके। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 17 में लिखा हुआ है फाइंड द लेंथ ऑफ AC। इजी सवाल है, AC की लेंथ निकालनी है आपको, सिंपल। गिव योर आंसर इन द फॉर्म ऑफ A अंडर रूट B। अब AC है, इसका मतलब ये हाइपोटेन्यूज है और ये बेस गिवन है, तो क्या होगा, cos थीटा इज इक्वल टू बेस एडजेसेंट ओवर हाइपोटेन्यूज होता है, ठीक है। और H कैसे निकलेगा, 12 अपॉन cos 30 से। cos 30 आपको टेबल में याद होना चाहिए, उसकी वैल्यू क्या होती है, अंडर रूट 3 अपॉन 2 होती है। सही है, ये 2 ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, 24 अंडर रूट 3 हो जाएगा। आपको इस फॉर्म में आंसर लिखना है, तो आप 24 का एलसीएम ले लें, इजी हो जाएगा आपके लिए सवाल। 2 12 ज़ार, 2 6 ज़ार, 2 3 ज़ार, 3 1 ज़ार, तो ये आपके पास, अच्छा ये देखें, अच्छा हमारे पास जो 3 है, क्योंकि अंडर रूट की ज़रूरत ही नहीं है हमारे पास, इसको हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 और डिवाइड बाय अंडर रूट 3 है। सही है, ये अंडर रूट 3 को अगर मैं नीचे से ख़त्म करता हूँ तो ऊपर लग जाएगा। क्यों लग जाएगा, क्योंकि 3 जो होता है वो बेसिकली इक्वल होता है अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 3 के। सही है, तो अगर मैं 3 को रिमूव कर रहा हूँ, अंडर रूट 3 को रिमूव कर रहा हूँ, तो ऊपर अंडर रूट 3 आ जाएगा। सही है, तो मेरे पास फाइनल आंसर आ जाएगा 8 अंडर रूट 3 आ जाएगा। सही है, और मेरे वो फॉर्म भी आ जाएगी, A अंडर रूट B वाली फॉर्म आ जाएगी। सही है, अच्छा, और वो आपने आंसर अपना यहाँ मेंशन कर देना। ये बोले फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम B टू AC। अब B टू AC का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, जब इस डायग्राम को देखते हैं, वो ये है, ठीक है, ये, और ये एंगल बन रहा है यहाँ पे 90 का। सही है, अब ये एंगल 90 का बन रहा है और आपको ये निकालना है, सपोज ये BD है, ठीक है, आपको BD की वैल्यू है जो x है, जो आपको निकालनी है, तो ये आप कैसे निकालेंगे, ये आपके पास बन रहा है, ये बन रहा है sin 30। sin 30 क्यों बन रहा है, क्योंकि ये आपके पास बन रहा है, x जो है वो परपेंडिकुलर बन रहा है और 12 जो है वो हाइपोटेन्यूज बन रहा है। सही है, तो मेरे पास x की वैल्यू, यानी कि मेरे पास ये BD की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, sin 30 को 12 से मल्टीप्लाई कर दूँ, sin 30 होता है 1/2, इसको 12 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 12/2 क्या होता है, 6 होता है। सही है, तो यहाँ पे मेरे पास वर्किंग आपने नीचे ही करनी है, तो इसका आंसर यहाँ पे आ जाएगा 6। क्वेश्चन 18 में हमारे पास ये 12 सेंटीमीटर गिवन है, ये इसका स्लोपिंग एज है, हेमिस्फेयर का रेडियस गिवन है, और कहा है कोन का रेडियस r है, और आपको एक स्टेटमेंट दी हुई है कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन जो है वो इक्वल है टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर के। यानी कि जो टोटल का वर्ड है ना, ये देखें, ये बोल्ड किया हुआ है उन्होंने, हमारे लिए बोल्ड किया हुआ है। अच्छा, सरफेस एरिया ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या होगा, पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर एल होगा, ठीक है। पाई आर एल तो हो गया इसका कर्व सरफेस एरिया, और पाई आर स्क्वायर क्योंकि यहाँ नीचे सर्कुलर शेप बन रही है। इसी तरीके से हेमिस्फेयर का भी यही होगा, 2 पाई आर स्क्वायर में पाई आर स्क्वायर में ऐड कर दूंगा, ठीक है, क्योंकि हेमिस्फेयर का रेडियस तो मुझे पता है, तो इसलिए इसको लिख दिया 3 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। और ये हो जाएगा 3 पाई, और ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर हो जाएगा। सही है, अब यहाँ आर की जगह पे आर ही रहने दें, ठीक है, और मैं एक काम करता हूँ, इसको पाई को कॉमन ले लेता हूँ, तो हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल की वैल्यू मुझे पता है 12 है, तो इसको लिख देता हूँ 12 आर लिख देता हूँ। सही है, ये, अच्छा उसके बाद क्या आ जाएगा, अच्छा ये वाला पाई मैंने पहले लिख दिया था, तो ये पाई और ये पाई कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, तो ये मेरे पास आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस 12 आर आ जाएगा। सही है, तो ये बच जाएगा मेरे पास आर स्क्वायर प्लस 12 आर, तो वो किसकी इक्वल आ जाएगा, 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, 16 को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा 48, ठीक है, तो इस साइड लेकर आऊंगा 48 को, तो मेरे पास जो इक्वेशन क्वेश्चन में दी हुई है कि मुझे ये इक्वेशन लेकर आनी है, वो इक्वेशन मेरे पास आ जाएगी, और मेरे पास ये हो जाएगा शो दैट, ठीक है, शो दैट करना था मुझे। फिर लिखा है फाइंड द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ द रेडियस ऑफ द कोन, गिव योर आंसर एस अ सर्ड। इसका मतलब है, सर्ड का मतलब उसने एक हिंट दे दी कि आप यहाँ पे फैक्टराइजेशन नहीं कर सकते। आपको लग रहा होगा कि यहाँ पे हम 4 6 वो होता है 48 होता है, इस तरह से और भी टेबल पढ़ सकते हैं और हमारे पास आंसर आ सकता है, बिल्कुल नहीं आ सकता, क्योंकि उसने क्वेश्चन में सर्ड दे दी है।
सेट का मतलब है कि यहाँ पे हमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। वो क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर यानी कि 12 का स्क्वायर माइनस 4, ए मेरे पास 1 है और सी मेरे पास यहाँ पे माइनस 48 है, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2a, ठीक है, ए मेरे पास क्या 1 है, ठीक है, तो ये आ जाएगा माइनस 12 प्लस माइनस ये हो जाएगा 144 प्लस 48 को 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा 19, ये यहाँ पे करके देख लेते हैं, 48 को 4 से मल्टीप्लाई, 8 4 जा 32, 4 4 जा 16 प्लस 3 19 हो जाएगा, ठीक है, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, सही है, और नीचे आ जाएगा मेरे पास 2 आ जाएगा, सही है। अच्छा, अब ये क्या आ रहा है मेरे पास, 192 को 144 में ऐड करूंगा, कैलकुलेटर मेरे पास नहीं है, तो आई नीड टू एड इट मैनुअली। 6 9 प्लस 4 13, ये हो जाएगा 336 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको 336 आ गया तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, माइनस 12 प्लस माइनस अंडर रूट 336 अपॉन 2 आ जाएगा, ठीक है। अब क्योंकि इसको डिनोमिनेटर को ख़त्म करना तो 336 का वो ले लेते हैं, अंडर रूट ले लेते हैं, तो 2 168 हो जाएगा, ठीक है, और हो जाएगा 2 हो जाएगा 8 ज़ार 2 4 ज़ार, और भी हो सकता है 2 42 हो जाएगा, 2 21 हो जाएगा, बाकी 3 7 और 7 1 है तो बस यहीं तक रहते हैं, ठीक है। और ये मेरे पास क्या आएगा, ये देखें तो ये हो जाएगा माइनस 12 प्लस माइनस ये हो जाएगा मेरे पास 4 अंडर रूट 21 हो जाएगा, सही है, 4 अंडर रूट 21 हो जाएगा, और डिनोमिनेटर में मेरे पास क्या आएगा, डिनोमिनेटर में मेरे पास 2 आ जाएगा, सही है, ये मेरे पास यहाँ पे डिनोमिनेटर में 2 आ गया, ठीक है। अब मैं यहाँ से 2 कॉमन ले लेता हूँ, 2 कॉमन ले लिया तो ये हो जाएगा माइनस 6 प्लस माइनस 2 अंडर रूट 21 और डिवाइड बाई 2, तो ये 2 2 कैंसिल हो गया तो मेरे पास आंसर आ गया माइनस 6 प्लस माइनस 2 अंडर रूट 21 आ जाएगा, सही है। तो ये मेरे पास आ जाएगा रेडियस ऑफ द स्फीयर और आंसर आ जाएगा सर्ड्स में। तो ये आंसर आपने यहाँ मेंशन करना, देखिए 4 नंबर का सवाल है, इसीलिए आपको ज़्यादा वर्किंग करनी है यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर, माइनस 6 प्लस माइनस 2 अंडर रूट 21, ठीक है। उसके बाद अगला सवाल जो है वो आपके पास है क्वेश्चन नंबर 19, पॉइंट ए के वर्टिसेस दिए हुए हैं, बी के दिए हुए हैं और कहा है बी ए निकालें। बी ए निकालने का आसान तरीका है, बी ए कैसे निकालते हैं, पोजीशन वेक्टर ए में से बी को निकाल दें, ठीक है, ये ए में से पोजीशन वेक्टर बी का निकाल दें, ठीक है। अगर आप ये नहीं भी लिखते हैं तब भी एग्जामिनर आपको मार्क्स दे देगा। तो आपने ए के कोऑर्डिनेट्स पर लिख के माइनस 4 3 माइनस किया 4 और 7 लिख दिया, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, माइनस 4 ये है और ये माइनस 4 है, तो माइनस फोर क्या हो जाएगा माइनस 8, ये 3 है ये माइनस 7 है, ठीक है, 3 माइनस 7 क्या होता है, माइनस 4 होता है, माइनस 4 ये मेरे पास आ गया, मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिए, ये आ गया मेरे पास, ठीक है। उसके बाद लिखा है पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट्स ये हैं। अच्छा, सी के कोऑर्डिनेट्स ये हैं तो ए सी क्या होगा, भाई ए सी है, सी बाद में आ रहा है तो सी पहले लिखेंगे, एक्स 7 लिख देंगे, सही है। इसमें से माइनस करें ए को, ए क्या माइनस 4 3 है, ठीक है, इसको माइनस करेंगे तो क्या आएगा, ये माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा तो ये हो जाएगा एक्स प्लस 4, और ये 7 है और माइनस करें 3 से तो क्या हो जाएगा 4 आ जाएगा, सही है। अब वो कह रहा है कि इसका आप निकाले ना, इसका आपने मॉडुलस लेना है, ठीक है, और वो मॉडुलस किस एक सर्टेन वैल्यू की इक्वल आ रहा है, मॉडुलस कैसे लेते हैं, एक्स प्लस 4 का स्क्वायर प्लस इस 4 का स्क्वायर करूं, इसके ऊपर अंडर रूट लगाऊं और वो किसके इक्वल आएगा, 4 अंडर रूट 10 के इक्वल आएगा। यहाँ पे फॉर्मूला ओपन कर देते हैं, वो क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर प्लस 16 ये भी हो जाएगा और ये हो जाएगा 4 अंडर रूट 10 के इक्वल आ जाएगा, सही है। अच्छा, अब इसको सिंप्लीफाई करना है, कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 32 इज इक्वल टू 4 अंडर रूट 10। देखिए अब मुझे लेफ्ट हैंड साइड से स्क्वायर रूट को ख़त्म करना है तो दोनों साइड पे स्क्वायर कर देते हैं, दोनों साइड पे स्क्वायर करूँगा तो मेरे पास क्या बच गया, मेरे साइड पे ये बच जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 32 हो जाएगा, और ये बच जाएगा 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 और ये 10 आ जाएगा, सही है। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 32 माइनस 160 इज इक्वल टू 0। ये 116 को 10 से मल्टीप्लाई करें 160 आएगा, 160 को दूसरी साइड पे ले जाएं, ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस 160 को 32 से माइनस कर देते हैं, 160 को 32 से माइनस करेंगे तो क्या आएगा, ये 5 हो जाएगा और ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 2 और ये 1, तो 128 आ जाएगा, सही है, इज इक्वल टू 0। अच्छा, अब ये फैक्टराइज हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है,
फैक्टराइज करते वक्त इसके फैक्टर्स क्या बनेंगे? बेस्ट तो ये होता है, इसके फैक्टर्स बनेंगे, यहाँ मैं ऊपर फैक्टराइज कर रहा हूँ, यहाँ फैक्टराइज कर रहा हूँ मैं इसको, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस 128 को, ठीक है। फैक्टराइज करने के लिए इसका एलसीएम ले लेते हैं। 128 का एलसीएम लेंगे तो आपके पास 2 आ जाएंगे काफ़ी सारे, ठीक है। 128, ठीक है, तो ये हो जाएगा 264 ज़ार 232 216 28 24 22 और 21 हो जाएगा, सही है। तो ये देखें, ये मेरे पास हो जाता है 16 और ये होता है 8। 16 में से अगर मैं 8 को सब्ट्रैक्ट करता हूँ, यानी कि प्लस 16x रखता हूँ और माइनस 8x रखता हूँ, तो मेरे पास ये आंसर आ जाएगा इक्वल टू 0 है, सही है। x कॉमन ले लिया मैंने, हो जाएगा x प्लस 16, माइनस 8 कॉमन ले लिया, हो जाएगा x प्लस 16, ठीक है। तो ये मेरे पास आ जाएगा x माइनस 8 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू हो जाएगी 8 और x प्लस 16 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो x की वैल्यू हो जाएगी माइनस 16 हो जाएगी, सही है। तो ये आंसर आ जाएगा, एक 8 आ जाएगा, एक आ जाएगा माइनस 16 आ जाएगा, सही है। तो उसका लिखा हुआ है पॉइंट डी लाइज ऑन द लाइन ए बी। पॉइंट डी जो है मेरे पास वो ए बी के ऊपर लाई कर रहा है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन परपेंडिकुलर टू ए बी दैट पासेस थ्रू द पॉइंट डी, और आंसर आपने इसमें देना है। ये कैसे करेंगे? ये मैंने ये पॉइंट ले लिया, ये ए है, ये बी है, एक पॉइंट डी है वो यहाँ पे लाई कर रहा है, ठीक है, इसका रेशो 3:1 है, सही है। अच्छा, अब मैं अगर निकालता हूँ ए डी, निकालता हूँ ए डी, कैसे निकलेगा? डी में से ए को निकाल देते हैं, पोजीशन वेक्टर ऑफ डी में से पोजीशन वेक्टर ऑफ ए को निकाल देते हैं। डी क्या है मुझे नहीं पता, तो मैंने उसको सपोज एक्स वाई ले लिया, ठीक है। और ए मुझे ऊपर से पता था, ए के कोऑर्डिनेट्स क्या थे? ए के कोऑर्डिनेट्स थे -4 और 3 थे, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, ये x और ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x+4, क्यों? क्योंकि ये x है और ये -4 है, ठीक है। और y के साथ -3 आ जाएगा, ये आ जाएगा, सही है। ए डी की वैल्यू आ गई, सही है। अच्छा, डी बी की भी निकाल लेते हैं, ठीक है। डी बी की वैल्यू क्या आएगी? डी बी के लिए निकालने के लिए बी माइनस डी कर दें, तो वो क्या आएगा? बी क्या था मेरे पास? बी था 4 7 और डी ये था एक्स वाई था, तो ये हो जाएगा 4 माइनस एक्स हो जाएगा, हो जाएगा 7 माइनस वाई, ठीक है। अब आपको पता है, क्या पता है? कि ए डी जो है वो 3 टाइम्स है डी बी के, सही है, लिखा हुआ है ना, ये लिखा हुआ है, ये रहा, ये ए डी और ये लिखा हुआ है, सही है। तो ए डी अगर 3 टाइम्स है डी बी के, तो ए डी की वैल्यू क्या है मेरे पास? x+4 y-3 जो है वो हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ डी बी के, 3 टाइम्स ऑफ 4 - x, 7 - y, सही है। अच्छा, तो इसको क्या लिख सकता हूँ? इसको लिख सकता हूँ 12 - 3x, 21 - 3y, ठीक है। 3 को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, अब इसको इक्वेट कर देंगे तो मेरे पास आंसर्स आ जाएंगे, सही है। अच्छा, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं आगे। देखिए, एक्स साइड से इक्वल हो जाएगा, तो x+4 किसके इक्वल आ जाएगा? x+4 मेरे पास आ जाएगा 12 - 3x के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। ये -3x को इस साइड पे ले जाता हूँ और 4 को मैं इस साइड पे ले जाता हूँ, तो ये हो जाएगा 4x इज इक्वल टू 12 - 4 हो जाएगा 8, ठीक है। यहाँ से x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 8/4 और 2 हो जाएगा, सही है, ये हो जाएगा 2। और y की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे पास? y-3 जो है ये इक्वल हो जाएगा 21 - 3y के। अच्छा, इसको इधर ले जाते हैं तो ये हो जाएगा 4y इज इक्वल टू 24 हो जाएगा, और y की वैल्यू हो जाएगी 6, सही है। y की वैल्यू 6 आ गई, तो मेरे पास कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे? 2 और 6 आ जाएंगे, पॉइंट डी के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे मेरे पास 2 और 6, सही है। अब मैं यूज़ कर सकता हूँ y इक्वल टू mx प्लस सी वाली इक्वेशन, ठीक है। y इक्वल टू mx प्लस सी वाली इक्वेशन कैसे यूज़ कर सकता हूँ? मुझे यहाँ पे क्या निकालना पड़ेगा? मुझे यहाँ पे पहले स्लोप निकालना पड़ेगा। स्लोप निकालूंगा किसका? ए बी का स्लोप निकाल लेता हूँ। ए बी का स्लोप कैसे निकलेगा? y2 - y1 डिवाइडेड बाय x2 - x1, यानी कि ए और बी के पॉइंट्स ले लिए मैंने यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 7 - 3 4 डिवाइडेड बाय 8, तो ये हो जाएगा 1/2। अब ये जो लाइन है ये क्या है? परपेंडिकुलर है ए बी के,
तो 1/2 की जगह पे मैं क्या यूज़ करूँगा, -2 यूज़ करूँगा। क्यों? क्योंकि परपेंडिकुलर लाइन का जो स्लोप होता है वो क्या होता है, नेगेटिव रेसिप्रोकल होता है। ठीक है, अब फाइनली जो फाइनल स्टेप होगा मेरा वो क्या होगा, वो ये होगा y माइनस वाई वन क्या मेरे पास ये है इज इक्वल टू m जो कि -2 है, x माइनस x1 जो कि है 2 है मेरे पास। ठीक है, तो y माइनस सिक्स इज इक्वल टू -2x प्लस 4 हो जाएगा। फाइनल आंसर आएगा y इज इक्वल टू -2x, और ये -6 इधर जाएगा तो ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10। ठीक है, तो ये आ जाएगा -2x प्लस 10 हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 कैसे करेंगे, 27 है, इसकी पावर क्या है, इसकी पावर है, अलग कर लेते हैं ना, ये -2/3 को अलग कर लिया और मल्टीप्लाई किया x की पावर 9, इसकी पावर -2/3 इसको अलग कर लिया। ये 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 हो जाएगा, और 27 को लिख सकता हूँ 3 की पावर 3। ठीक है, तो ये 3 3 से कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 की पावर -2, और ये हो जाएगा x की पावर -6। ठीक है, दोनों की पावर नेगेटिव है तो दोनों को डिनोमिनेटर में ले जाते हैं, तो ये हो जाएगा 9 x की पावर 6। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हमारे पास लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर, इसका पार्ट बी लिखा हुआ है। अब इसका जो पार्ट बी है, ये मेरे पास क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है मेरे पास 7 की पावर x है। बेस को सेम कर देते हैं ना, 49 को क्या लिख सकता हूँ, 7 का स्क्वायर। ठीक है, और ये पावर हो जाएगी 1 माइनस 2x। ठीक है, जब बेस सेम होती है तो पावर भी सेम हो जाती है, तो इसका मतलब x किसके इक्वल हो गया, 2 इंटू 1 माइनस 2x के इक्वल हो गया। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या हो जाएगा, 2 माइनस 4x हो जाएगा, और ये x हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा मेरे पास x प्लस 4x इज इक्वल टू 2। तो ये क्या हो जाएगा, 5x इज इक्वल टू 2, और x की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास 2/5 आ जाएगी। ठीक है, अच्छा, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 21। 21 के अंदर हम इसके फैक्टर्स बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। 20 इंटू 2 क्या होता है, 40 होता है। 40 के ऐसे फैक्टर्स बनाए जिसको एड सब्ट्रैक्ट करने पे है 8 और 5 यूज़ कर लेते हैं, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 5x माइनस 20। ठीक है, और नीचे फैक्टर्स बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। एक कॉमन ले लेते हैं यहाँ पे, यहाँ पे क्या बच गया, x प्लस 4 बच गया। इसमें क्या आएगा, -3b कॉमन आ जाएगा, ये भी x प्लस 4 बच गया। सही है, डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा मेरे पास, x प्लस 4, और क्योंकि x प्लस 4 दोनों जगहों पे सेम है तो ये फैक्टर्स बन गए नीचे मेरे। ठीक है, अच्छा, ऊपर क्या बन जाएंगे, ऊपर मैंने 2x कॉमन ले लिया, x प्लस 4 बच गया, -5 कॉमन ले लिया, ये भी x प्लस 4 आ गया। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 2x माइनस 5 इंटू यहाँ पे आ जाएगा x प्लस 4 डिवाइडेड बाय x प्लस 4, और हो जाएगा a माइनस 3b। ठीक है, x प्लस 4 से कैंसिल, आंसर आ जाएगा 2x माइनस 5 डिवाइडेड बाय a माइनस 3b आ जाएगा मेरे पास क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर। ठीक है, अच्छा, क्वेश्चन नंबर 22 क्या है मेरे पास, एक्सपेंड एंड सिंप्लीफाई। एक्सपेंड एंड सिंप्लीफाई क्या कर सकते हैं, ये तो x प्लस 5 ही रहेगा। इसको एक्सपेंड करते हैं, इसको एक्सपेंड कैसे कर सकते हैं, a स्क्वायर माइनस 2ab क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, प्लस b स्क्वायर हो जाएगा। सही है, इसको बस मल्टीप्लाई करते हैं, इस x को पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 9x, फिर 5 को मल्टीप्लाई करते हैं सबसे, तो क्या हो जाएगा, प्लस 5x स्क्वायर माइनस 30x प्लस 45। ठीक है, मेरे पास फाइनल आंसर क्या आ गया, एक्स क्यूब, ये 6x स्क्वायर है, ये 5x स्क्वायर है, तो मेरे पास क्या बच गया, माइनस एक्स स्क्वायर बच गया। ये 9x है, ये 30x है, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, -21 आ जाएगा, और 45 एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, तो ये मेरे पास यहाँ पे आंसर आ जाएगा, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 21x प्लस 45 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद मेरे पास इस पेपर का लास्ट क्वेश्चन है, वो है मुझे स्केच करने ऑन द डायग्राम स्केच दिस। ठीक है, स्केच करने के लिए सबसे आसान तरीका है, और उसने क्या कहा है, इंडिकेटिंग द वैल्यूज वेयर द ग्राफ क्रॉसेस एक्सिस। आपने इंडिकेट करना है उन वैल्यूज को जहाँ पे ग्राफ एक्सिस को क्रॉस कर रहा है। ठीक है, सबसे पहले इसको देखते हैं, एक्स इंटरसेप्ट निकाल लेते हैं ना। एक्स इंटरसेप्ट का मतलब क्या, वाई की वैल्यू 0। वाई की वैल्यू अगर मैं 0 पुट करता हूँ तो इसका मतलब ये है, यहाँ पे मैंने क्या किया है, वाई की वैल्यू 0 पुट की हुई है, एक्स इंटरसेप्ट निकाल लूँ। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, एक एक्स की वैल्यू यहाँ से -5 आ जाएगी, और x माइनस 3 का स्क्वायर अगर 0 के इक्वल है तो x माइनस 3 0 के इक्वल हो गया, और x की वैल्यू क्या आ जाएगी 3। ठीक है,
मेरे पास एक पॉइंट आ जाएगा, 3 0 यहाँ पर आ जाएगा और -5 0 मेरे पास यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद मैंने x की वैल्यू अब 0 पुट की, तो मेरे पास y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 + 5 5 और 0 - 3 -3, ठीक है। ये 0 नहीं है, ये 5 है, ठीक। तो ये हो जाएगा 5 और -3 का स्क्वायर क्या होगा, 9। 9 5 क्या आ गया मेरे पास, 45 आ गया। तो पॉइंट क्या आ गया मेरे पास, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू क्या है, 45 है। तो 45 बहुत ऊपर है। सही है। अब मेरे पास इस इक्वेशन जो आपके पास ग्राफ बन रहा है, इसके लिए अगर आप कोई और एक पॉइंट लेना चाहते हैं तो यू कैन टेक एनी अदर पॉइंट। आप अगर आप लेते हैं, अगर मैं सपोज y की वैल्यू 1 पे लेता हूँ, y की वैल्यू अगर मैंने 1 ली है यहाँ पे, तो मेरे पास x की वैल्यू क्या आएगी, और सॉरी y की वैल्यू 1 नहीं ली, x की वैल्यू अगर 1 ली है मैंने, x की वैल्यू 1 लिया तो y की वैल्यू मेरे पास क्या आएगी, x की वैल्यू 1 है तो ये क्या हो जाएगा 1 + 5 और ये क्या हो जाएगा 1 - 3, ठीक है। 1 + 5 क्या होता है 6, 1 - 3 क्या होता है -2, -2 का स्क्वायर क्या हो गया 4, तो ये हो जाएगा 24, ठीक है। तो y की वैल्यू 1 पे वैल्यू क्या आ रही है 24, जो कि यहाँ पर आ रही है, ठीक है, ठीक है। और 2 पे वैल्यू थोड़ी सी और नीचे आएगी और 3 पे वैल्यू यहाँ आ रही है। तो मेरे पास कुछ इस तरह से ये स्केच बन रहा है।